हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2020 के प्रीवियस पेपर के। ये पेपर हमारा कॉमर्स का है और इंग्लिश में है। तो याद रखिए, आपको अगर हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। आपको लेकिन स्क्रॉल करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। आप लोग बहुत टाइम से क्वेरी है, या फिर ये भी कह सकते हैं आपकी कंप्लेन है कि सिर्फ आप हम हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ हम इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, हम दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी में क्लास होती है मॉर्निंग में 11 बजे, और इंग्लिश में क्लास होती है हमारी 7:30 पर इवनिंग में। हम दोनों ही पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इंग्लिश का। तो सर्च आपको करना है। देखिए, सर्च करके मैं नहीं दूंगी आपको, सर्च आपको करना है। क्लासेस दोनों की कंटिन्यू चल रही हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और दोनों की जो वीडियोस हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो सेम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी वालों को ज़्यादा क्वेश्चंस करा रही हूँ या इंग्लिश वालों को ज़्यादा क्वेश्चंस करा रही हूँ। और ये वीडियो हमने हिंदी में भी डिस्कस की हुई है, तो इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2020 में कॉमर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। अब एक पार्टनर की लायबिलिटी किस तरह की होती है? अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। फोर्थ है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ लॉस। बताइए। आपने पार्टनरशिप पढ़ी होगी, मैंने बहुत बार डिस्कस किया पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन भी बहुत बार डिस्कस किया है। देखिए, पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर, वो अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म के अंदर इनफ फंड नहीं होता सारे डेट्स को पूरा करने के लिए, तो वहां पे पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स भी यूज की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी सिलेक्टेड बाय द। अब ये भी टॉपिक मैंने आपको थ्योरी में और क्वेश्चंस में दोनों में डिस्कस किया हुआ है। तो बताइए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है? एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर्स? जल्दी आंसर करिए। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, इसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। इसीलिए उसको फेयर जो भी रिपोर्ट है वो चाहिए होती है कि कंपनी में उनका जो भी पैसा लगा है उसका किस तरह से यूज किया जा रहा है, कंपनी में सारी चीजें फेयर तरीके से चल रही हैं या नहीं। तो इस ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए शेयर होल्डर्स खुद अपॉइंट करते हैं वहाँ के डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है शेयर होल्डर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following concept has been propounded by the F.W. Taylor? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन? बताइए, F.W. टेलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। F.W. टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है XDR, जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी बोलते हैं। बताइए क्या है? एक लायबिलिटी है, एक पेपर गोल्ड है, एक असेट है या फिर एक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी है? बताइए। देखिए, एसडीआर की बात करें तो एसडीआर एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जैसा कि मैंने बताया इसका नाम है, ये एक फॉरेन रिजर्व मनी है, सप्लीमेंट्री है फॉरेन रिजर्व मनी की। और इसका जो डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो आईएमएफ के द्वारा किया जाता है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोला जाता है। और एसडीआर जो होती है वो यहाँ पे गोल्डन पेपर की तरह काम करती है, गोल्डन मनी भी इसको बोलते हैं। और आप सबको पता हो कि गोल्डन मनी को हम पेपर मनी के नाम से या पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पेपर गोल्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल्स? मेरिट रेटिंग, जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्यूशन या फिर जॉब एनालिसिस? बताइए। वेज डिफरेंशियल के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? देखिए, वेज डिफरेंशियल की बात करें तो इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो है मेरिट रेटिंग। इसमें डिफरेंट
हम बात करें तो कॉन्सेप्ट या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि मिनिमम वेज रेट, एवरेज में वेज रेट, मैक्सिमम वेज रेट। इसके बेसिस पर यहाँ पे वेज को डिटरमाइन किया जाता है, तो मेरिट रेटिंग यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड है डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस। फोर्थ है एंड नेट प्रॉफिट इज लायबिलिटी टू द कंसर्न। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको लगता है कि फॉल्स है। जल्दी आंसर करिए। देखिए, ये आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन असेट्स की वैल्यू को अफेक्ट करती है, ये तो सही है। थर्ड ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम ऑफ फॉर बिजनेस। अब ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट आ रही है तो बिजनेस के लिए वो इनकम है, ये भी सही है। फिर नेट प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी टू द कंसर्न। अब ये नेट प्रॉफिट जो है वो कंसर्न के लिए लायबिलिटी है, यानी कि जो भी वहाँ पे काम कर रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट, तो कंसर्न के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। रॉन्ग जो है वो है ऑप्शन ए कि क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है तो उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर ना करके डायरेक्ट उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एरर्स इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स अफेक्ट्स। अब पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स में अगर किसी भी तरह की एरर आती है तो उससे क्या इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। बताइए। बहुत बार करा चुकी हूँ ये क्वेश्चंस में आपको, आपका किसी का भी आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पर्सनल और रियल अकाउंट्स हमारे कहाँ पे शो किए जाते हैं। आप सबको पता होगा कि ये अकाउंट्स जो हैं वो हमारे किस में आते हैं, जल्दी बताइए। बैलेंस शीट में। देखिए, अब बैलेंस शीट में अगर ये सब आ रहे हैं और इस अकाउंट्स में कोई भी एरर है तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इनएक्यूरेसी शो करेगी बैलेंस शीट में ये, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बैलेंस शीट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गिवन इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, नेट प्रॉफिट इज 12% एंड सेल इज 21,600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। 19,008, 17,200, 8,892 और 16,200। बताइए। सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए आंसर। देखिए, करें मैं हम सॉल्व करें। ओके, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे कितना दिखा रहा है हमारा 25%। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS हमारा कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि 25%, तो निकल कर कितना आएगा 75%। अब इस 75% को आप इस तरह से निकालिए, कितना दे रखा है हमारा सेल, 21,600 मल्टीप्लाइड 75 डिवाइडेड बाय 100। अब आप यहाँ पर इससे सॉल्व करेंगे तो 75 में 216 को माइनस करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 16,200। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 16,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल आपको बताना है, डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट ऑफ द प्रीमिसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। बताइए। देखिए, नॉन कैश एक्सपेंसेस की बात की जा रही है, वेजेस में तो कैश यूज होगा, रेंट में भी कैश यूज होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस में भी कैश यूज होगा। डेप्रिसिएशन में यहाँ ये एक प्रोविजन है, इसमें किसी भी तरह का, इसमें सिर्फ एंट्री कीज आती है, किसी भी तरह के कैश की जरूरत नहीं होती है, यानी कि कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है हमारा डेप्रिसिएशन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा समझाना सही लग रहा है आपको,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद। अब जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो मेजर करती है इन्वेंट्री के रिलेशनशिप को किसके साथ? एवरेज सेल के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल परचेस या फिर टोटल असेट्स, बताइए। देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ रिलेशनशिप बताती है इन्वेंट्री का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिलेट्स टू। ये ड्यू पॉइंट भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को वन बाय वन देखा है, कॉन्सेप्ट समझे हैं सभी के, तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने बहुत डीपली अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको हर चीज़ समझाने की, ठीक है। तो प्लीज़ आपका एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है, एक बार फिर से सारी वीडियोस को, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बार बार कह रही हूँ, मेरा इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। आप नहीं देखोगे, आपका लॉस होगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। बस मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा ना हो 1-2 मार्क्स से आपकी सीट रह जाए और आपको सीट चाहिए तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने की मेहनत है और आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत अभी कर लीजिए। देखिए ड्यू पॉइंट एनालिसिस को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ड्यू पॉइंट कंपनी थी एक यूएसए में, और ये जो भी हमारे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे, ये उनको शो करती थी एक चार्ट पर, जिसको ड्यू पॉइंट चार्ट भी कहा जाता था। उससे ये कॉन्सेप्ट निकला है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसको एनालाइज करती थी? प्रॉफिट को एनालाइज करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है which one of the following statement is not true? Financial statements are important source of information to shareholders and stakeholders. Return on equity and earnings per share are one and the same thing. In calculating asset tax ratio, inventory is not included in current assets. Debt equity ratio is measure of long term solvency of a firm. बताइए क्या होगा इसका? कौन सा इसमें ट्रू नहीं लगता आपको कॉन्सेप्ट? देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारा दे रखा है सेकंड ऑप्शन, वो यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पे ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए शेयर होल्डर फंड्स जो होता है वो हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो भी हमारे नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं हमारे अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों सेम थिंग नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अ डिवेंचर डज नॉट हैव। अब एक डिवेंचर में क्या चीज़ नहीं होती? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, वोटिंग राइट या फिर प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, बताइए। बहुत ही सिंपल है, आपने डिवेंचर शुरू से पढ़ रखे हैं, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए एक डिवेंचर में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है, यस। मैच्योरिटी पीरियड होता है, यस ये भी करेक्ट है। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन होता है, ये भी सही है। सही क्या नहीं है वो है हमारा वोटिंग राइट्स। अब आप सबको पता है वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं? वोटिंग राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स को नहीं मिलते, इसलिए ऑप्शन सी हमारा वोटिंग राइट यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिवेंचर्स आर ट्रेडेड इन। अब डिवेंचर्स कहाँ ट्रेडेड किए जाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में, मनी मार्केट में, कमोडिटी एक्सचेंज में या फिर ऑल ऑफ दिस, बताइए। देखिए राइट आंसर है यहाँ पे ए, डिवेंचर्स हमेशा ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड आपको बताना है, 45 डेज, 60 डेज, 12 मंथ्स या फिर 90 डेज।
देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है हमारा 12 मंथ्स। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, क्योंकि इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, तो मैक्सिमम हो गया 12 मंथ। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए वहाँ पे मैक्सिमम पूछा था, अब यहाँ पे मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड पूछा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज या फिर 15 डेज, बताइए। देखिए यहाँ पे मिनिमम पीरियड की बात करें तो वो है हमारा 7 डेज। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन। अब शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो किसके साथ डील करते हैं? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फिर नन ऑफ दीज। शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है, याद रखिएगा। देखिए शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं वो डील करते हैं मनी मार्केट में, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म हमारे कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। ठीक है, यानी वहां पर उनको सेल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर है ना? कोई भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है या फिर किसी का आपको मीनिंग पूछना है, प्लीज क्लास में नहीं, आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मुझे टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है वहां जाके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। ओके, कोई भी डाउट मत रखिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेजरी बिल पीरियड। ट्रेजरी बिल पीरियड जो है वो जर्नली कितने टाइम का होता है, आपको ये बताना है। 91 डेज, 182, 364 या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जर्नली बात की जा रही है, ये नहीं है कि उसका टाइम पीरियड पूछा है। ओके, जर्नली यानी जर्नली में यानी कि आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड बताना है। क्या होगा? देखिए एक ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन है हमारे, जो कि यूएसए डिपार्टमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ये किए जाते हैं इशू। और इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो लेस देन 1 ईयर की होती है। ट्रेजरी बिल जो होते हैं इनकी बहुत सारी डिफरेंट इनकी वो होते हैं डेज, मैच्योरिटी डेज। बट मैक्सिमम की बात करें तो वो है 364। वैसे 91 डेज के भी होते हैं, ये 182 डेज के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जनरली बात करें तो 364 डेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? अभी हमने ऊपर मनी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, मनी मार्केट कौन से होते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के। तो देखिए ट्रेजरी बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कॉमर्शियल पेपर है, बॉन्ड है। इसमें से कौन सा आपको लगता है कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बताइए। देखिए ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर है, बिल ऑफ एक्सचेंज लेस देन 1 ईयर है, कॉमर्शियल पेपर लेस देन 1 ईयर है। और मनी मार्केट में आपको पता है शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं जो लेस देन 1 ईयर के होते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है तो वो जाएगा बॉन्ड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर होते हैं। और मनी मार्केट में हमेशा शॉर्ट टर्म की बात की जाती है, कैपिटल में लॉन्ग टर्म की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है सबको ये? When a right to purchase securities is given, it is known as, जब राइट होता है परचेस करने का किसी भी सिक्योरिटी को, तो कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें परचेज सिक्योरिटी की, तो परचेज सिक्योरिटी के लिए अगर राइट होता है तो वहाँ पर कॉल ऑप्शन यूज किया जाता है, और अगर सेल सिक्योरिटीज की बात की जाती है तो वहाँ पे पुट ऑप्शन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? New issue market deals with new securities. New issue market deals existing securities. New issue market deals with listed securities. New issue market deals with only debt securities. बताइए, इसमें ट्रू की बात की जा रही है। देखिए
पहले आप आंसर करिए, फिर मैं हाँ, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ बात की जा रही है न्यू शू मार्केट की। नाम से ही पता चल रहा है न्यू शू मार्केट मतलब जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं। तो न्यू शू मार्केट जो होते हैं वो डील करते हैं न्यू सिक्योरिटीज में, एग्जिस्टिंग में नहीं करते, लिस्टेड में नहीं करते, ओनली डेट में नहीं करते। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू इनकम रिसिप्ट्स माइनस इनकम पेमेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, the balance of unilateral transfers, merchandise exports plus service exports minus the sum of merchandise and service imports। डी ऑप्शन है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स माइनस मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। बताइए, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जा रही है। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वो होता है जब हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर की बात करें, यानी कि जब हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में से माइनस करेंगे मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स को, वो हमारा कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी इज करेक्ट। जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी इक्वल टू वेज प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, या फिर बोथ ए एंड बी। बताइए, जीडीपी के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, जीडीपी हमारा जो फुल फॉर्म है इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक मॉनेटरी मेजर है मार्केट वैल्यू का, और जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं उसके बेसिस पर होता है ये अकाउंट, और एक अकाउंटिंग ईयर का होता है ये कैलकुलेट किया जा सकता है दो मेथड से। अब एक मेथड तो देखो हमारा ये हो गया जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपी। सेकंड मेथड हो गया नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कांस्टेंट प्राइसेस पर हो। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों ही मेथड हमारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी डी जो है बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ों को ऐड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। देखिए, इंडिविजुअल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो होती है वो हमारी टोटल उन सभी इनकम का टोटल होती है जो कि एक इंडिविजुअल या डोमेस्टिक रीजन में वो रिसीव किया जा रहा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब यहाँ पर हो गया जो भी हमारा एनएनपी है उसमें हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करें, सोशल वेलफेयर डोनेशन को माइनस करें, और साथ में जो भी हमारे ट्रांसफरेबल प्रॉफिट्स हैं लोगों के उसको ऐड करते हैं, और पब्लिक लोन्स हैं उसकी इंटरेस्ट को भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड की बात की जा रही है, माइनस की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स टू इंडिविजुअल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी माइनस की हैं। अगर यहाँ पे ये आता कि कौन सी इनकम्स यहाँ पे माइनस की जाएंगी तो आ जाता सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉर्पोरेट टैक्सेस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लेकिन यहाँ ऐड की बात की जा रही है तो ऐड हमारा सिर्फ ये होगा जो कि हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। बताइए, टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमाइज होगी, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, या फिर बोथ ए एंड बी।
देखिए यहाँ पर बात करें मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो की, तो वो तब होगी जब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा आता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कन्वर्ट होती है जीरो में टोटल यूटिलिटी जो हमारी मैक्सिमम आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट चलता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो होगी। और यूटिलिटी की अगर मीनिंग की बात करें तो आप ये भी समझ लीजिए, यूटिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, वो हमारी यूटिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्वेरी हो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि इस बार इन क्वेश्चंस में से, इनके ऑप्शंस में से और क्वेश्चंस बना लिए जाएं, क्योंकि देखिए आपका कॉमर्स का सिलेबस जो है वो ज़्यादा नहीं है, घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस में से ऑप्शंस बना लिए जाते हैं, कई बार ऑप्शंस में से क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना, हर क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए कि मैम आपने आप सिर्फ 10 कराए हैं, 15 कराए हैं, टाइम बहुत कम लिया है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप 15 मिनट की क्लास में भी अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर मैं 1 घंटे की क्लास लेती हूँ उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो वो बहुत बेकार है। तो टाइम मत देखिए, क्वेश्चंस मत देखिए मैंने कितने कराए हैं, बस ये देखिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो आपको सारा क्लियर हो रहा है या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए आप सारे सॉल्व कर लेंगे। इसलिए फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे। थ्योरी क्लासेस ज़रूर देख लीजिए, मैंने हर चैप्टर की थ्योरी क्लासेस करा रखी हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो प्लीज़ ये चीज़ों को याद रखिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ पेपर अपना ख़राब मत करिए। इस बार पेपर ख़राब हुआ तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में एक बार ही होता है बीएड का पेपर, ठीक है। और हो सकता है कि आप पास भी कर जाएं, लेकिन कुछ मार्क्स से आप अपनी जो भी आपकी फेवरेट सीट है वो आपको ना मिल पाए। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, 2 महीने बस कस के मेहनत कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कोई भी क्वेरी है यहाँ पर कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए, पर्सनल करिए, 2-2 ग्रुप बना रखे हैं जो कि एक डिस्कशन पर्पस का है, उस पर मैसेज करिए। और मैं आपको आईडी बता दूं तो आईडी वर्क नहीं कर रही है, आप टेलीग्राम पे जाके माय कॉमर्स इन्फो सर्च करेंगे, 2 ग्रुप मिलेंगे, दोनों को ज्वाइन कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो कहीं भी आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।